हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैंने जो आपका ये 9th और 10th का सेशन लिया था लाइव सेशन, वो समहाउ किसी तरीके से टेक्निकल इशू की वजह से टेक्नीशियन से डिलीट हो गया है। यूट्यूब के चैनल से जिस लिंक पे मैंने ये अपलोड किया था वो वहां पे अवेलेबल अब नहीं है और रिट्राइव भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे ये वाला जो आपका वीडियो था, ये 9th और 10th चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, वो मुझे वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है ताकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसकी कंटिन्यूटी खत्म ना हो। मैंने पूरा रिवीजन अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसमें 9th और 10th चैप्टर मिसिंग है। 11th 12th मैंने डाल दिए हैं आज वीडियो सेक्शन में, और उसके बाद 13th 14th हम फिर से रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसका लाइव सेशन अभी शेड्यूल्ड होगा। और बाकी के जो 12 चैप्टर्स हैं उसका पूरा रिवीजन कंटिन्यू रखने के लिए ये 9th और 10th चैप्टर मैं फिर से पढ़ा के इसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ वीडियो सेक्शन में, ताकि आपको सारे की सारे चैप्टर का रिवीजन एक ही चैनल पे एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए। बोर्ड एग्जाम की वजह से मुझे ये सेकंड टाइम फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जैसे आप लोग मेहनत करते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी तरीके से हम टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमारा चैप्टर था, इसको हम फिर से पढ़ेंगे, और जो आपका सर्किल वाला था वो भी हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। कोई बात नहीं, आपको जहां पे भी ऐसा होता है कि बच्चे फिर से आके देख रहे हैं मेरे चैनल पे, उनको कहीं क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत हो, कि जिसने नहीं भी देखा हो वो इस वीडियो को दोबारा देख पाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा, तो मैं रिकॉर्ड करके आपके वीडियो सेक्शन में डाल रही हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टेबल वाला पोर्शन था और जो टिप्स और ट्रिक्स थी वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, वो होता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है अप्लाई करना। ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को किस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहीं पे बहुत दूर कोई चीज हो और आपको उसका डिस्टेंस मेजर करना हो, तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगा के ट्रिग्नोमेट्री यूज करके उस डिस्टेंस को बिना नापे उसका जो मेजरमेंट है वो कैसे लिया जाएगा, वो मेथड निकाला, वो ट्रिक निकाली विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइंस और मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको यूज करके आप वंडर्स मतलब मैजिक कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि कोई चीज बहुत दूर है तो आप इंच टेप लेके उसको मेजर करने नहीं जाओगे। एक टावर है जो बहुत ऊपर है, आपको उसकी ऊंचाई पता करनी है, या फिर कोई चीज है जो नीचे है आपसे बहुत दूर है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करते हैं। रेशो तो अभी तक आप समझ ही गए हो, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो मार्किंग स्कीम है, हमारा जो पेपर है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में 5-5 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स आपको किस लिए मिलते हैं? एक पूरी सिचुएशन दी होगी, उसमें आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है ये ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज। तो आपका माइंड देखेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो और कैसे आपका आंसर निकल रहा है। थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है और थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, इसलिए इसके मार्क्स आपको 5 मिलते हैं, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे 5, अगर आप इसको समझ लोगे, और इजीएस्ट चैप्टर है आपकी बुक का। ठीक है, चलो ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस सच एज मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। In this chapter we use trigonometric ratios to find unknown distances and heights। जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो अननोन डिस्टेंसेस और हाइट्स हैं, जिसको हम विदाउट डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या डिस्टेंस है और क्या हाइट है, वो कैसे पता लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है, कौन कौन सी चीज यूज होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स है जो इस चैप्टर में यूज होगी। एक है आपकी एंगल ऑफ इलेवेशन, दूसरी होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों को समझने के लिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में डिफाइन कर दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो होते क्या है।
लाइन ऑफ साइट क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। आप उधर देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट है, नीचे देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट है। फिर बात आती है हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे सीधी खिंचती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली लाइन, जैसे एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो वो वाली लाइन के साथ में ये जो लाइन ऑफ साइट है, जो एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं या तो एंगल ऑफ इलेवेशन या फिर बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता है तो वो होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। जब कोई ऑब्जर्वर नीचे की साइड देखता है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ line of sight and the horizontal. The angle between the line of sight and the horizontal is called the angle of depression or the angle of elevation, depending upon कि ऑब्जर्वर ऊपर की साइड देख रहा है कि ऑब्जर्वर नीचे की साइड देख रहा है, ठीक है। इसका और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा जब आप उसकी फिगर देखोगे, राइट। मान लो, देखो, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जर्वर लुक्स अप। जब ऊपर की साइड देखता है तो एंगल ऑफ इलेवेशन बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जर्वर लुक्स डाउन। जब नीचे की साइड देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से एक शॉर्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज कवर की है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके वो शॉर्ट्स देख सकते हो। बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस हैं, आप इस समय में बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। आप वो वीडियोस देखो और नॉलेज गेन करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी आप फिगर एक बार देख लो, देखोगे, समझोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। जितने सेंस ऑर्गन्स यूज करोगे उतने अच्छे से आपको वो चीज समझ में आएगी। तो देखो बच्चों, ये है ऑब्जर्वर जो कि कहाँ पे खड़ा हुआ है? ऊपर की साइड खड़ा है। देख कहाँ रहा है? नीचे की साइड में। तो ये वाली जो लाइन बनी ये है हॉरिजॉन्टल। इसके साथ जो एंगल बना वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन यहां बना देंगे इसके पैरेलल। दो लाइन पैरेलल हो गई तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लासेस में पढ़े हैं, है ना। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्राइंगल, और कौन सी ट्राइंगल में लगाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर हम इसको यहां से खींच देंगे तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। समझ आई बात? तो अब क्या होगा कि हम ये वाला ट्राइंगल लेके इसको यूज करके, परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकाल देंगे, बेस दिया है तो हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चीज निकालनी है। उसी तरीके से हम तीनों रेशोस में से कोई भी यूज कर लेंगे। साइन यूज कर लेंगे, कॉस यूज कर लेंगे या टेन यूज कर लेंगे। समझ आई? जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है, देख ऊपर रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं वहां बिल्डिंग पे देख रही हूँ। अब मुझे पता लगाना है कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो कैसे पता लगेगा? एंगल ऑफ इलेवेशन से, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ, उसकी नजर वहां, ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये रहा हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में जो एंगल बना वो रहा एंगल ऑफ इलेवेशन। और फिर जब हम ये दोनों लाइन जोड़ देंगे, सीधी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये 90 डिग्री बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके एग्जाम्स के टाइम में आपकी हेल्प करने के लिए। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे। यहाँ पे कोई फिगर नहीं दी है पर फिगर हमें ड्रॉ करनी है। पर्सन इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ इलेवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, दिस इज द टावर, एंड पर्सन इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे। ये रहा 50 मीटर का डिस्टेंस। एंगल ऑफ इलेवेशन टू द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो ये रहा आपका 30 डिग्री का एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको पता करनी है। मान लो कि ये ए बी है, ये सी है। तो आप क्या करोगे? बेस पता है, हाइट पता करनी है, मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है। तो क्या कौन सा रेशो यूज करेंगे? 10 30 डिग्री। जहां पे ये एंगल आता है उसके नीचे जो होता है वो होता है बेस। तो ये हुआ हमारा बेस।
परपेंडिकुलर पता करना है हमें, तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और ये रहा आपका बीसी। तो ए बी क्या है, हाइट है, बीसी क्या है 50, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हाइट कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यहां चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये आ गई आपकी हाइट। कितने में आएंगी, मीटर। हाइट विल बी 50 √3 मीटर। सॉल्व, इजी, इजी है ना, साफ नजर आ रहा है ना बोर्ड पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने रेशियो यूज किया 10 का, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें सिर्फ 10 में आती हैं, कॉट में भी आती है, लेकिन हम प्राइमरी रेशियोज पहले यूज करेंगे। समझ आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, काइट कहाँ पे उड़ रही है, एक काइट है, ठीक है। काइट कैसे उड़ती है, ऐसे ऐसे उड़ती है, ऐसे ऐसे उड़ती है ना, स्ट्रिंग यानी किसी उससे आप डोरी से, मांझे से पतंग उड़ाते हो, ठीक है। ये एक हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर, 60 मीटर यानी कि ग्राउंड से उसकी हाइट 60 मीटर है। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने बताया ना एंगल बनते हैं, तो ये जो स्ट्रिंग है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये आपको पता करनी है। ये रहा ए बी सी, राइट। तो 45 डिग्री मतलब फिर परपेंडिकुलर दिया है, इसमें परपेंडिकुलर दिया, लेकिन आपको ये पता करना है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला। और वो कौन सा रेशियो होता है, साइन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है 60 है, हाइपोटेन्यूज क्या है पता नहीं। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। टेबल्स कैसे फॉर्म करनी है एग्जाम में जिससे प्रॉब्लम ना हो, उस पे पूरा वीडियो बना हुआ है। इससे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से टिप्स और ट्रिक्स यूज करके आप आइडेंटिटीज भी लिख सकते हो और टेबल भी बना सकते हो। तो आप जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। वीडियो सेक्शन और लाइव में दोनों में आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे 12 तक सारे वीडियोस कवर हैं, 9 10 ये रहा जो कि डिलीट हो गया था। समझ आई बात। चलो आगे चलते हैं। ये फिनिश हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब आया इफ अ पोल 6 मीटर हाई, नजर आ रहा है ना, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शेडो 2/√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स इलेवेशन। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछ रहे हैं सन्स इलेवेशन। सन्स इलेवेशन मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल, एंगल क्या है उसका, और आपको क्या दे रखा है, आप जब डायग्राम बनाओगे तब पता लगेगा। पोल है, एक पोल मतलब खंबा है, कितना बड़ा 6 मीटर, वो शेडो दे रहा है 2/√3, ठीक है। देन सन्स इलेवेशन यानी ये वाला सन्स इलेवेशन आपको बताना है कि कितना है, ये एंगल बताना है। आपको क्या दे रखा है, पोल यानी 6 मीटर का, शेडो ये रही, ठीक है, 2/√3 मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 का यूज करके निकाल लेंगे ये थीटा एंगल। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 6/2/√3, 2 3 जा 6, √3 तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3 कहाँ पे आता है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है √3। तो आपकी आंसर आपका क्या आएगा, सन्स इलेवेशन इज 60 डिग्री। पूरा आंसर लिखना, अगर टिक करने वाला है तो सीधा सीधा यहाँ टिक कर दोगे, सॉल्व करने वाला है तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। चलो
आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फ्लोर ऑफ अ टावर। साफ नजर आ रहा है। क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लिए हैं तो कि आपको पता लग जाए कि मैंने PYQs निकाले हैं पुराने पेपर से, जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। तो एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ अ टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक हाईवे फुट ऑफ अ टावर, एक इंसान जो है टावर पे खड़ा हो गया और वो नीचे देख रहा है, ठीक है। वहां पे उसको दो कारें दिख रही है एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री। ऊपर से देख रहा है तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो एक एंगल उसका ये बनेगा, दूसरा एंगल उसका ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एक आपका 30 डिग्री का एंगल होगा, सॉरी ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, राइट। तो विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। दो कारें हैं, एक कार यहाँ पे है, मान लो कि आपका ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जो C कार है वो भी इस तरफ जा रही है, D कार भी इस तरफ जा रही है। इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर, राइट। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से भी कार देख रहा है, इधर से भी, कि दोनों कारें इधर आ रही है। अगर एक दूसरे के पीछे वो कारें हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। आपको क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब CD फाइंड करना है। तो CD कैसे फाइंड करोगे, CD ये आपको पता नहीं है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आपको अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर। तो क्या दिया है, ये दिया हुआ है 75 मीटर टावर की हाइट दे रखी है। तो आप क्या करना है, आपको BC और BD पता करना है, उसको माइनस करके CD निकालना है। तो कैसे करोगे आप, 10 60 डिग्री यूज करोगे तो BD निकलेगा। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BD, ठीक है। समझ आ रही बात। AB यानी 75 और BD हमें पता नहीं है। तो 10 60 डिग्री क्या होता है, √3, 75 BD। तो ये BD क्या निकला, 75 अपॉन √3, कितना मीटर। निकल आया, एक चीज निकली, क्लियर दिखी, BD निकल आया। अब हम BC निकालेंगे। अब फिर क्या यूज करेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या था हमारा इधर, AB और BC है ना, और AB अगेन 75 है, AB अपॉन BC। तो AB क्या है 75, BC क्या है पता नहीं, √30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC ऊपर चला जाएगा और ये निकल आएगा 75 √3, ठीक है। अब हमें CD निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे, BC में से BD माइनस करेंगे तो CD निकलेगा। Therefore CD इक्वल टू BC माइनस क्या था, BC माइनस BD। BC है 75 √3, BD था 75 अपॉन √3। ये निकल आएगा आपका LCM √3, √3 और √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 75 3 जाएगा, 75 इंटू 3, राइट। और यहाँ पे आएगा 75। समझ आ रही है इतनी बात। अब 5 3 जा 15, 7 3 जा
21 225 माइनस 75 अपॉन √3, ये होगा आपका 150 अपॉन √3। फिर इसको आप काटोगे, पहले तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 150 √3 अपॉन 3, 3 5 जा 15। बच्चों प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा, और क्या होगा आपका, आप घबराओगे भी नहीं, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 86.50। किसमें था ये, मीटर में। ठीक, आंसर आपका कभी कभी ये भी हो सकता है 50 √3, कभी आपको 50 √3 भी आपका राइट आंसर है, इसको पॉइंट में निकालना है तो एग्जैक्टली ये निकलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि केबल टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है, कैसे, उसमें लिखा है एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम द टॉप, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ऊपर की साइड देख रहा है, मतलब आपका जो केबल टावर है वो बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है, केबल टावर तो बड़ा ही होगा ना, तो केबल टावर की तरफ जो देख रहा है तो आप दो लाइनें खींच दोगे, एक ये और एक ये, तो वो जो भी ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग से टॉप पे खड़ा होके एंगल ऑफ इलेवेशन देख रहा है ऐसे, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसा होगा एंगल ऑफ इलेवेशन, मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो ये होगा आपका 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन खींचोगे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी रहा 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये आपकी टावर है केबल टावर, इसकी आपको हाइट पता करनी है। अब क्या है कि बिल्डिंग कितनी है, 7 मीटर हाई है, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर ये 7 मीटर है। तो अब क्या करेंगे हम, ये वाली जो पोर्शन है ये x है और ये भी x है। ठीक है, एक दूसरा पेन यूज करती हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये और ये मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों पैरेलल और इक्वल है, तो दोनों x हो गए, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। समझ आई, अगर हमें ये वाली चीज पता लग जाए तो हम दोनों को प्लस करके इस केबल टावर की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए बी सी डी और ई, ठीक है, हमें पता लगाना है ए सी। टू फाइंड ए सी, राइट, कैसे पता लगाओगे, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, उसके लिए बी सी पता होना चाहिए। ठीक है, बीसी तो हमें पता है कि 7 मीटर है, अब हमें ये वाली चीज पता करनी है, तो इसमें तो हमें एक्स भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ई डी और सी, इसमें क्या है चीजें, एक ये है और एक ये, मतलब परपेंडिकुलर और बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, टेन में, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 अपॉन एक्स, 1 अपॉन √2, ये इधर आ जाएगा तो 7 √3, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ, x ऊपर 7 √3 यहाँ, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 7 √3। ठीक है, बेस निकल आया, अब हम निकालेंगे ए बी, ये हमारा रहा दूसरा पार्ट। लैंग्वेज लिख देना बच्चों इसमें जब एग्जाम दोगे तो।
आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बना रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपका ये खत्म कर रही हूँ ताकि आप इसको जल्दी से देख पाए। किसी का मिस हो गया हो तो वो देख ले। 1060 डिग्री फिर से यहाँ यूज करेंगे क्योंकि बच्चों क्या है यहाँ पे, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो ए बी अपॉन बीई, ए बी हमें पता करना है 1060 डिग्री होता है √3, ए बी नहीं पता, बीई, बीई जो ये है वही ये होगा क्योंकि दोनों पैरेलल और इक्वल है, 7 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहाँ आ जाएगा, तो 7 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू ए बी, 7 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 21 मीटर की सेंटीमीटर, मीटर ही होगी, मीटर रही है, और ये हो गई ए बी 21 मीटर। अब देख लो AC को हम कैसे निकालेंगे, AB प्लस BC, BC हमें पता है कि 7 है, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू 21 प्लस BC कितना है 7 इज इक्वल टू 28 मीटर। ये रहा आपका आंसर, राइट? समझ में आ गया बच्चों, साफ दिख भी रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे, उसको भी हमें रिवाइज करना है, दो दो चैप्टर करके, जैसे मैंने आपको बोला था, मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। अब हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, सर्किल्स। सर्किल्स करें शुरू, चलो। सर्किल्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। 3 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, एमसीक्यूज आपको हर सब्जेक्ट हर चैप्टर से मिलने ही वाले हैं, तो समझ के चलना कि आपको सारे के सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट से समझ में आने चाहिए, और ऐसे समझ में आने चाहिए कि एमसीक्यू में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? उसके बाद आपके 2 नंबर के शॉर्ट आंसर्स और 3 नंबर के शॉर्ट आंसर्स बेसिक्स में आएंगे, कुल मिला के 7 नंबर का बेसिक में आएगा और 8 नंबर का आपका स्टैंडर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको इतने मार्क्स के लिए तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं आप और हम मिलके। सर्किल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो इक्वी डिस्टेंट होते हैं फिक्स पॉइंट से, उसको बोलते हैं सर्किल। कैसे? एक सर्किल है, विदाउट एडिटिंग ये वीडियो में डाल दूंगी, जैसा मैंने रिकॉर्ड किया वैसा ही, क्योंकि टाइम है नहीं अब, है ना? ये आपका सेंटर है, सेंटर से जो भी ये पॉइंट जाते हैं, जितने भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं, उन पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए, एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ देंगे तो सर्किल बन जाएगा। और जितने भी ये लाइनें बनेंगी वो सारी कहलाती हैं रेडियस, ये सब रेडियस है, ठीक? The fixed distance is called the radius of the circle। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि सर्किल होता क्या है। फिर आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है सबसे पहले कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जो सर्किल के सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स अपोजिट जगह पे जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ती है, उस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, वो भी 2 पॉइंट्स अलग अलग जो 2 दिशाओं में होते हैं उनको जोड़ती है, तो वो भी एक कॉर्ड होती है जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो कि सेंटर से पास होती है। सारी ड्राइंग्स में आपको दिखाऊंगी और बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है? फिर आता है टेंजेंट और आता है सेकेंड और आर्क। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट हमेशा सर्किल के बाहर होती है, अ लाइन दैट टचेस द सर्किल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट।
अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सेकंड क्या होती है, देखो जो कॉर्ड होती है ना वो सर्किल के दो पॉइंट्स पे टच करती है और सेकंड बाहर चली जाती है, तो हम बोलते हैं कि द सेकंड कंटेन्स द कॉर्ड। सेकंड इंटरसेक्ट करती है और कॉर्ड सिर्फ टच करती है। बनाओगे ड्राइंग तो समझ आएगी। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सर्कमफेरेंस का जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं आर्क। सेक्टर, द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। देखो कैसे है, एक बनाती हूं ड्राइंग ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। एक सर्किल है, ठीक है, उसमें एक ये सेंटर है। अब क्या है, आपकी कॉर्ड्स बन रही है, ये बनी कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं आर्क। जो सेंटर से पास होता है वो होता है डायामीटर, जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, राइट। दो रेडियस, मतलब ये रेडियस और ये रेडियस और ये आर्क, ये जो मिला के बनाते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा है आपका सेक्टर, समझ आई। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो अगर हमारी ये कॉर्ड है तो इसी कॉर्ड को अगर हम बाहर की साइड में ले जाएं ऐसे, तो ये बन जाता है सेकंड, मतलब ये पूरा सेकंड है एंड द सेकंड कंटेन्स द कॉर्ड, जैसा लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड और कॉर्ड में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो रेड वाली है वो है सेकंड, ये है आपका सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। ये है आपका डायामीटर, ये आर्क है। समझ आ गई बात, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर हो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आर्क और सेक्टर मैंने दोनों चीजें समझा दी आपको, ठीक है। पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज आर्क, द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर, राइट। टेंजेंट की बात करें, एक सर्किल पे एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बनती है जो कि बाहर की साइड में होती है। कोई भी टेंजेंट सर्किल के बीच में से नहीं जाती, या अंदर का कोई भी पॉइंट टेंजेंट को टच नहीं करता, ठीक है। अगर बाहर से कोई a tangent to a circle is a line that touches the circle at exactly one point called the point of contact, इसको बोलते हैं point of contact। समझ आई बात। आपकी थ्योरम इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। दो तरीके की, दो आपकी थ्योरम्स हैं आपके कोर्स में, सर्किल वाले में। इफ अ पॉइंट इज, एक दोनों की दोनों टेंजेंट्स पे है, एक है जो पॉइंट टच करता है उससे जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, दूसरी जो थ्योरम है वो ये बोलती है कि सर्किल के बाहर के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रही हैं सर्किल की साइड तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। ये दूसरी थ्योरम है, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। If a point is inside the circle, no tangent can be drawn, जैसे मैंने बताया। If the point is on the circle, exactly one tangent can be drawn. If the point is outside the circle, ये आपका सर्किल है, ये एक पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट आ रही है, तो वो दोनों टेंजेंट from one point to the exterior of the circle, only two tangents can be drawn to the circle and these two tangents are equal, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थ्योरम्स, जैसा मैंने बताया कि दो थ्योरम्स है आपकी। एक थ्योरम ऐसा बोलती है कि द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक है सर्किल, ये बनी आपकी टेंजेंट, सॉरी ये बनी टेंजेंट, ये रहा सेंटर। सेंटर से जो ये लाइन खिंचेगी
वो इसकी परपेंडिकुलर होगी, ऐसा हमारी पहली थ्योरम बोलती है। द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। थ्योरम 2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताई। तो ये दो थ्योरम है, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। इन्हीं को यूज कर करके आपको सारी जो प्रॉब्लम सम्स है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसको सबसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो? In the given figure, PT is a tangent at T to the circle with center O. PT एक tangent है जो कहां पे बनी है? At T, T पे बनी हुई है। T पे एक tangent ड्रॉन है, उसका सेंटर O है और TPO 25 डिग्री है, तो आपको X की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे बच्चों? देखो, जो पहला आपकी थ्योरम है वो ऐसा बोलती है कि सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होती है टेंजेंट के साथ, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला, ये क्वेश्चन दिख रहा है साफ? मैं पढ़ के बताती हूँ। इन द गिवन फिगर, PT is a tangent at T to the circle with center O. If angle TPO is equal to 25 degree, then X is equal to, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 25, 65, 90 और 115, ठीक है। एंगल TPO 25 दिया हुआ है। तो X की वैल्यू आप कैसे निकालोगे अगर ये 25 है? तो कोई भी लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, एंड वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। तो क्या होगा? X विल बी इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि यही दो अपोजिट एंगल है X के, तो क्या होगा? 115। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन हम लास्ट के लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से आपका 90% पेपर तो आने ही वाला है। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं वो सारे कर लेना, प्लस जो हम लाइव सेशन में फिर से कराने वाले हैं 9th को, वो जरूर कर लेना। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम परसों कवर करेंगे, ठीक है। मतलब कौन सी तारीख को? 8th को। मिस मत करना कोई भी लेक्चर। वीडियोस आपको पहले से दिए हुए हैं, आप बार बार जाके उनको देख सकते हो। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, कमेंट्स बिल्कुल ओपन है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सारे डाउट्स का आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल। एक सर्किल है, उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो लाइनें जा रही है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, ठीक है। Two tangents are drawn to a circle. Prove that the line joining the external point to the center of the circle bisects the angle. मतलब अगर आपका यहाँ पे सेंटर है और ये एक लाइन हमने जोड़ी है, कंस्ट्रक्शन किया है, आपसे बोल रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उससे जो सेंटर की तरफ लाइन जाती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। किस एंगल को? इस एंगल को। ये वाला जो पूरा एंगल था उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही, दिख रहा है? ठीक है, ये है सेंटर O, इसको मान लो P, ये Q और ये R। तो आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट एंगल PRO is equal to एंगल ORQ, PRO ORQ, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? सबसे सिंपल आपको मेथड बता रही हूं। देखो, इन ट्राइंगल POR एंड QOR, OR इज इक्वल टू OR जो कि कॉमन है,
पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और OP इज इक्वल टू OQ, ये क्या है, रेडियाई। तो क्या हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल PRO is congruent to triangle PR is equal to RQ। तो RQO, समझ आई ये बात। हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ताकि हम ये प्रूफ कर पाए कि ये एंगल दोनों इक्वल है। उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन है RO वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही, किसको, PRQ एंगल को, ठीक है। तो CPCT से प्रूफ होगा, है ना। Therefore एंगल PRO is equal to angle ORQ by CPCT. Hence proved that OR bisects angle PRQ। लिख देना ऐसे, पूरा पूरा लिख के आना, छोड़ के मत आना। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। कैसे करेंगे, दो सर्किल बनाएंगे। कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि दो सर्किल हैं जिनका सेंटर एक ही है। ये रहा आपका सेंटर, एक है आपका 3 सेंटीमीटर का, एक ऐसे करके कॉर्ड बनी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, बड़ा वाला सर्किल है उसकी कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। ये बन गई आपकी कॉर्ड, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, ऐसे करके दो लाइंस खींच दोगे, ऐसे एक लाइन खींच दोगे बीच में, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो सेंटर से लाइन जाती है कॉर्ड तक वो परपेंडिकुलर होती, तो आपने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे बना दी जो कि 90 डिग्री की है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब ये जो बड़ा वाला सर्किल है उसका ये रेडियस है, यानी ये 5 सेंटीमीटर का है। छोटा वाला जो रेडियस है वो है आपका 3 सेंटीमीटर, जो कि ये है। एक चीज और है कि सेंटर से जो लाइन कॉर्ड तक जाती है, परपेंडिकुलर लाइन, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो आप अगर इसको नाम देते हो A, ये है O, ये है B, ये C है, तो AC इज इक्वल टू CB लिखती हूं और इसके साथ में आपको बताती भी हूं। AC इज इक्वल टू CB बिकॉज सिंस द लाइन drawn perpendicular to the chord bisects the chord, bisects the chord, ठीक है। therefore क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOC, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस है। OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, छोटे सर्किल का रेडियस है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, AC स्क्वायर को क्या करेंगे, OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। कैसे, हाउ, आपकी जो बुक है उसमें लिखा रहता है हाउ, बताओ कैसे। जो कॉमन चीजें होती है वो रीजन आपको देते नहीं, आपको लिख देते हैं हाउ, सोच लो खुद ही कैसे है ये।
क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो AC स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, सॉरी AC आपको पता नहीं है, AC आपका नीचे बेस है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA यानी 5 का स्क्वायर, OC यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16। Therefore AC is equal to अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। AC निकल आया, मतलब ये आपका निकला 4, और AC इज इक्वल टू CB यानी BC है, तो इसका मतलब BC इज ऑल्सो इक्वल टू 4। Therefore AC is equal to AC plus BC is equal to AB, रेड से लिखती हूँ, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, कितना है? सेंटीमीटर। समझ आ गया क्या निकला? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ यानी कॉर्ड क्या थी? AB, तो AB की लेंथ क्या निकली? 8 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, पूरा रिवीजन हो गया। बिल्कुल भी मैं एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, ऐसा कि ऐसा आपका वीडियो पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको टाइम पे वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम में अभी कितने दिन बाकी हैं? 2-3 दिन बाकी हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। फिर हम एग्जाम के बाद मिलेंगे, जहां आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका एग्जाम कितना अच्छा हुआ, ठीक है। बाय बाय।